हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। आपका जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। इसकी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप उनको देख लो। मैं उन वीडियो की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो हमने जो कर रहे हैं वो टॉपिक वो है हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो अपना वर्गीकरण दिया है उन वर्गीकरण को हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से हम वैज्ञानिकों के वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। तो एक तो हम कर चुके हैं अरस्तु, एक हम पढ़ चुके हैं थियोफ्रेस्टस, नेक्स्ट इसके अलावा एक पढ़ चुके हैं हम कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण। नेक्स्ट इसके अलावा एक वर्गीकरण हम जो कर चुके हैं वो है बेंथम एवं हुकर का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इसके अलावा हम एक पढ़ चुके हैं जिसका नाम था आइकलर, और इसके अलावा लास्ट हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था एंगलर एंड प्रंटल का क्लासिफिकेशन। तो एक क्लास में तो हमने ये तीनों कवर किए थे और एक क्लास में हमने ये तीनों कवर कर चुके। और अब अपना अगला है उसका नाम है ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। अरस्तु के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था किसने पादप और जंतु को अलग अलग बांट के अध्ययन किया। थियोफ्रेस्टस जिसे फादर ऑफ बॉटनी बोला गया, इसका क्लासिफिकेशन देखा, लीनियस का भी देखा। और आपको याद हो तो थियोफ्रेस्टस और लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था उसमें हमने देखा कि इनका वर्गीकरण कैसा बोला गया, कृत्रिम वर्गीकरण बोला गया। क्यों? क्योंकि इनका वर्गीकरण 1 या 2 लक्षणों पर ही आधारित था। फिर उसके बाद हमने ये 3 किए थे, बेंथम हुकर, आइकलर और एंगलर प्रंटल। बेंथम हुकर में हमने बताया था कि इन्होंने सबसे अच्छा मतलब इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था जो बहुत सारे लक्षणों पर आधारित था। फिर उसके बाद हमने देखा कि बेंथम हुकर ने जो कमी छोड़ दी थी कि इन्होंने पौधों का जो वर्गीकरण है उसको जाति वृत्तीयता के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया। जाति वृत्तीयता का मतलब समझाया था कि विकास के क्रम का ध्यान नहीं रखा कि थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा आना चाहिए, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। तो इन्होंने अपने में गलती क्या की थी कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म, ध्यान से रहोगे, इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया था, इन्होंने गलती कर ली थी। फिर उसके बाद आइकलर का क्लासिफिकेशन देखा, उसके अंतर्गत हमने देखा कि आइकलर ने सबसे पहला जाति वृत्तीय वर्गीकरण जो दिया था वो किसने दिया था? आइकलर ने, लेकिन इनका वर्गीकरण छोटा था। फिर हमने पढ़ा था एंगलर और प्रंटल का। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आइकलर के वर्गीकरण को थोड़ा विस्तार से समझाया। तो थोड़ा बड़ा जाति वृत्तीय वर्गीकरण जो दिया वो किसने दिया? एंगलर और प्रंटल ने। और अब जो आज की क्लास में हम कर रहे हैं उसका नाम है ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। तो इन वैज्ञानिक ने क्या किया? इन वैज्ञानिक एक तो सबसे बड़ा सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन दिया, यानी इनके क्लासिफिकेशन को हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। यहां तक कि बीएससी की किताबों में या बीएससी की बुक्स में इन्हीं के क्लासिफिकेशन को सबसे अच्छा माना जाता है और पढ़ा भी जाता है। साथ ही साथ इनका क्लासिफिकेशन भी जाति वृत्तीय वर्गीकरण के आधार पर ही आधारित है। तो देखिए इन्होंने किस तरीके से पादप जगत को वर्गीकृत किया है, तो देखते जाइए। हाँ जी, मैं ये बता दूं कि मैंने ये लिख क्यों लिया पहले से, क्योंकि एक तो क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा है, दूसरा कारण ये है कि आपकी एनसीईआरटी की किताब की बात करूं तो एनसीईआरटी में ये टॉपिक डायरेक्ट नहीं है, पर हाँ इनके कुछ चीजें हैं जो आपके सेकंड चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो, इसके अलावा थर्ड चैप्टर में भी इनकी छोटी छोटी बातें हैं, तो इसलिए इसको करना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए जरा कि ओसवाल्ड टिप्पो ने क्या किया, पादप जगत को जो है वो 2 सब किंगडम में डिवाइड किया, 2 उपजगतों में डिवाइड किया। एक का नाम रखा थैलोफाइटा, दूसरे का नाम है एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत वो पौधे रखे जिनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता, और एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत वो पौधे रखे गए जिनमें भ्रूण का निर्माण होता है। आपको लास्ट याद हो तो एंगलर प्रंटल ने भी कुछ क्लासिफिकेशन यहीं से स्टार्ट किया था। उन्होंने भी अपने क्लासिफिकेशन को थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में ही बांटा था, यानी एक तो जिनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता, एक जो जिनमें भ्रूण का निर्माण होता है। देखना जरा, इनकी तो अब जरूरत है नहीं, तो अभी हम यहां करेंगे थैलोफाइटा के बारे में। जब मैं एम्ब्रियोफाइटा के बारे में करूंगा, पहले हम थैलोफाइटा करेंगे। तो एम्ब्रियोफाइटा में ही आएंगे आपके कौन कौन से? ब्रायोफाइटा, फिर इसी में आएगा आपका टेरिडोफाइटा, फिर इसी में आएगा आपका जिम्नोस्पर्म, और इसी में लास्ट आएंगे एंजियोस्पर्म।
क्लियर बेटा? समझो, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं के बारे में आपके सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में बहुत सारी बात है, बस टॉपिक डायरेक्ट नहीं है ये, तो जरा सीखिए। तो इन्होंने क्या किया, ओसवाल्ड टिप्पो ने थैलोफाइटा को कितने डिविजन्स में बांट दिया, 10 भागों में बांट दिया। 10 भागों में एक एक भाग को करते जाइए और उनके क्या उदाहरण है वो भी मैं आपको बताते जाता हूं, देखना। और कौन से इंपॉर्टेंट है यही मैं बताऊंगा कि सेकंड चैप्टर में थर्ड चैप्टर में कौन कौन सा पढ़ने को आपको मिल सकता है। तो देखना बेटा, जब आप थर्ड नंबर का चैप्टर करोगे तो थर्ड नंबर के चैप्टर का नाम है पादप जगत। पादप जगत में ही आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्रकार के 5 भागों में जो पौधे बांटे गए वो पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला पहला वहां जो मिलेगा तो वहां आपको यही मिलेगा, थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा के पौधों को कॉमन रूप से कहा जाता है शैवाल। क्लियर बेटा? तो जरा देखिए, थैलोफाइटा का पहला जो डिवीजन है उसका नाम क्या है, साइनोफाइटा। तो साइनोफाइटा के अंतर्गत किसको रखा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल को रखा गया है। तो ओसवाल्ड टिप्पो ने साइनोफाइटा के अंतर्गत किसको रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इसी सेकंड चैप्टर में कि ब्लू ग्रीन एल्गी को थैलोफाइटा से निकालकर बाद में बैक्टीरिया में रख दिया गया अलग से। क्यों? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी में पादप जैसे लक्षण ना पाके उनमें जीवाणु जैसे लक्षण पाए गए, इसी कारण ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम बदलकर साइनोबैक्टीरिया कर दिया गया। ये बात की क्लास में कराऊंगा, पर अभी के लिए समझो साइनोफाइटा के अंतर्गत किसको रखा गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट दूसरा लिखा हुआ है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा के अंतर्गत किनको रखा गया है, यूग्लिनोइड्स। और यूग्लिनोइड्स का एक एग्जांपल लिख रखा है जिसका नाम है यूग्लिना। ये भी आपको इसी सेकंड नंबर के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा के अंतर्गत किसको रखा गया है, ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल। ये आपको थर्ड नंबर के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद क्राइजोफाइटा। क्राइजोफाइटा के अंतर्गत आपको रखा मिलेगा येलो ग्रीन एल्गी। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद अगला है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से हैं, डायनोफ्लैजिलेट और डायटम्स। और यही आपको इसी सेकंड नंबर के चैप्टर में प्रोटिस्टा के अंतर्गत करवाऊंगा, देखेंगे हम इसको आगे चल के। नेक्स्ट फिर है फियोफाइटा। फियोफाइटा के अंतर्गत किसको रखा गया है, ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल। नेक्स्ट रोडोफाइटा। रोडोफाइटा के अंतर्गत किसको रखा गया है, रेड एल्गी। तो आप एक तो ये ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये तीनों के तीनों आप थर्ड नंबर के चैप्टर में थैलोफाइटा के अंतर्गत ही पढ़ोगे। फिर उसके बाद साइजोमाइकोफाइटा। अब ध्यान से जरा देखिए, पहले डिवीजन से लेके 7वें डिवीजन के अंतर्गत नॉर्मली किसको ही रखा गया है एल्गी को। तो पहले से 7वें डिवीजन को बोला गया एल्गी। नेक्स्ट 8वां देखिए जिसका नाम है साइजोमाइकोफाइटा। तो इसके अंतर्गत किसको रखा गया है, बैक्टीरिया को रखा गया है। तो इन्होंने ओसवाल्ड टिप्पो ने बैक्टीरिया को भी किसके अंतर्गत ही रख दिया, थैलोफाइटा। ठीक, ये छोटी मोटी इसकी गलतियां हो सकती हैं। नेक्स्ट फिर है मिक्सोमाइकोफाइटा। मिक्सोमाइकोफाइटा के अंतर्गत किसको रखा है इन्होंने, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को हिंदी में बोलते हैं अब पंख कवक, यानी कि ये होती है फॉल्स फंजाई, ट्रू फंजाई नहीं है, ये फॉल्स फंजाई है। क्लियर? और लास्ट था यूमाइकोफाइटा। और यूमाइकोफाइटा के अंतर्गत इन्होंने किसको रखा है, ट्रू फंजाई को रखा है, यानी कि सत्य फंजाई को रखा है। क्लियर? और ये वाला टॉपिक भी जो है, ये दोनों जो टॉपिक हैं जिसमें फंजाई की फंजाई दोनों है, फॉल्स फंजाई और ट्रू फंजाई, ये भी आप सेकंड चैप्टर में ही पढ़ोगे। तो मैंने अभी जस्ट बोला था आपको, ओसवाल्ड टिप्पो डायरेक्टली आपने टॉपिक नहीं है, लेकिन ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आपकी सेकंड चैप्टर और थर्ड नंबर के चैप्टर में है। क्लियर बेटा? तो ओसवाल्ड टिप्पो ने एक तो बांटा थैलोफाइटा जिसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता, और अगला अब करेंगे हम जिसका नाम है एम्ब्रियोफाइटा, जिसके अंतर्गत इन्होंने चारों भाग रख रखे हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और इन चारों में किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो चलिए अब इसको करते हैं एम्ब्रियोफाइटा को। नेक्स्ट अगला देखिए जिसका नाम है एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा आपने सीख लिया जिसके अंतर्गत हमने 10 डिवीजन सीखे थे। नेक्स्ट अगला सीखिए, अगला है एम्ब्रियोफाइटा। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, एम्ब्रियोफाइटा जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है। तो एम्ब्रियोफाइटा को ओसवाल्ड टिप्पो ने क्या किया, 2 डिवीजन में बांटा। किस आधार पर, सम्मेलन ऊतकों के आधार पर। सम्मेलन ऊतक जैसे कि आपने पढ़े होंगे ना, पौधे में जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं सम्मेलन ऊतक। तो इन्होंने ओसवाल्ड टिप्पो ने क्या किया, एम्ब्रियोफाइटा को 2 डिवीजन में बांटा। किस आधार पर, सम्मेलन ऊतक के आधार पर। एक का नाम रखा असंवहनीय पादप और दूसरे का नाम संवहनीय पादप।
असम्मेनीय पादप जिसको बोला ए ट्रैकियाटा, ये इंग्लिश वर्ड है। सम्मेनीय पादप जिसको बोल रखा है ट्रैकियोफाइटा। ए ट्रैकियोटा में क्या क्या रख दिया गया है, इसमें रखा गया है ब्रायोफाइटा, और जबकि जो ट्रैकियोफाइटा है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, पहले इसको देखते बेटा। तो जब देखिए पहला डिवीजन जिसका नाम है ए ट्रैकियाटा, जिसके अंतर्गत रखा गया है ब्रायोफाइटा को। तो ये वाला, ये जो लिख रहा है ना ब्रायोफाइटा, जब मैं इसको करवाऊंगा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे थाइलोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म तक सारे के सारे आपको किस नंबर के चैप्टर में, 3rd नंबर के चैप्टर में डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको छोटा छोटा ज्ञान इसी 2nd नंबर के चैप्टर में हो जाएगा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में बांटा है। 3 क्लास कौन सी है, पहला है हेपेटिकोप्सिडा, जिसके अंतर्गत जो कॉमन नाम है, ये कॉमन नाम है हेपेटिकोप्सिडा का, जिसका नाम है लिवरवर्ट। नेक्स्ट दूसरा है एंथोसेरोटोप्सिडा, जिसका कॉमन नाम है हॉर्नबर्ड्स, और लास्ट तीसरा है ब्रायोप्सिडा, जिसके अंतर्गत रखी गई है ट्रू मोसेस, सत्य मोसेस। क्यों, क्योंकि फॉल्स मोसेस आपको यहां भी देखने को मिलेंगी। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आपको 3 क्लासेस पढ़ने को मिलेंगी जब आप पढ़ रहे होंगे 3rd नंबर का चैप्टर। नेक्स्ट फिर अगला देखिए ट्रैकियोफाइटा, सम्मेनीय पादप। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, असम्मेनीय पादप। असम्मेनीय पादप जिसमें सम्मेन ऊतक नहीं पाए जाते, सम्मेन ऊतक नहीं पाए जाते, यानी जाइलम फ्लोएम इनमें नहीं है, क्योंकि ये प्लांट ज्यादा ऊंचे नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सम्मेनीय पादप की। तो सम्मेनीय पादप वो हैं जिनमें सम्मेन ऊतक, इंग्लिश में कहें तो बस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन रखे गए, जरा देखा, सम्मेनीय पादप को कितने क्लास में बांटा गया है, 4 में। 4 कौन कौन सी है, पहला है साइलोप्सिडा, जिसके अंतर्गत एक एग्जांपल लिख रखा मैंने साइलोटम। दूसरा कौन सी क्लास है, लाइकोप्सिडा, जिसके अंतर्गत कौन सी लिख रखी मैंने क्लम्बोसेस, पर ये फॉल्स है और यहां पर ट्रू है बेटा। नेक्स्ट तीसरा कौन सा है, स्फिनोप्सिडा, इसके अंतर्गत रखे गए एग्जांपल के लिए या कॉमन नाम जो है वो है हॉर्स टेल, और लास्ट है टेरोप्सिडा। और टेरोप्सिडा में आपको कौन कौन से टॉपिक बताए इन्होंने, फंस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जो कि 2 प्रकार के होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट, यानी कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो इस प्रकार से ओसवाल्ड टिप्पो ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जब मैं आपको 3rd चैप्टर करवा रहा हूंगा, तो 3rd नंबर के चैप्टर में थाइलोफाइटा अलग से होगा, ब्रायोफाइटा भी अलग से होगा, फिर आएगा टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में एक तो आपको ये, एक ये, एक ये और एक ये, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, और चौथा मिलेगा टेरोप्सिडा। और टेरोप्सिडा के अंतर्गत एग्जाम मिलेगा फंस। पर ध्यान सुनना बेटा, पहला मिल जाएगा थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, और ये तीनों आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। और फिर चौथा मिलेगा जिम्नोस्पर्म, और 5वां मिलेगा वहां पर एंजियोस्पर्म, यानी वहां अलग अलग मिलेंगे। लेकिन ओसवाल्ड टिप्पो ने क्या किया, टेरोप्सिडा के अंतर्गत ही इन्होंने फंस भी रख दिए, जिम्नोस्पर्म भी रख दिए, और एंजियोस्पर्म भी इन्होंने रख दिए। तो इस प्रकार से ओसवाल्ड टिप्पो ने एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया, जो कि बिल्कुल जाति वृत्तीयता के आधार पर है। जैसा कि मैंने बताया, बीएससी की बुक्स में, 12th की तो नहीं कह सकते, 11th 12th की, पर बीएससी की बुक्स में इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है। क्लियर। तो 7वां भी खत्म हुआ आपका ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट और क्लासिफिकेशन अभी बहुत करने हैं आपको, तो चलिए नेक्स्ट अगला सीखते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, हैकल का क्लासिफिकेशन। अब देखिए बेटा, हैकल का क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि इन्होंने 3 जगत प्रणाली वाला वर्गीकरण दिया। जैसा कि आपको याद होगा, कैरोलस लीनियस ने द्विजगत दिया था, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लीनियस ने। तो हैकल ने दिया है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने कौन से 3 किंगडम बताएं, तो जरा देखिए, पहला प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटी, और तीसरा है एनिमेलिया। इन 2 के बारे में तो पहले से ही कैरोलस लीनियस बता चुके थे। तो प्रोटिस्टा के बारे में किसने बताया है, हैकल ने। तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटिस्टा जो जगत है, इसकी स्थापना किसने की है। तो प्रोटिस्टा जगत की स्थापना
किसने की है बेटा? वो की है हैकल ने। क्लियर? एक तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटिस्टा जगत जो नाम है, ये प्रोटिस्टा जो नाम है वो नाम किसने दिया है? तो ये नाम या शब्द जो दिया है वो दिया है सी क्यूवियर ने। क्लियर बेटा? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जरा ये देखिए कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में क्या किया। तो आप याद करो, कैरोलस लिनस ने कोशिका भित्ति के आधार पर दो जगत बताए थे, प्लांटी और एनिमिलिया। जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उनको तो रख दिया गया था प्लांटी ग्रुप में, जैसे कि उसमें रखा था प्लांट्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और आपके रख दिए थे फंजाई, उन्होंने ये रख दिया था। और एनिमिलिया के अंतर्गत वो रखे थे जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बस उसी में थोड़ा बहुत सुधार किया था हैकल ने, और इन्होंने एक तीसरा जगत बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत इन्होंने कौन कौन से सजीव रखे? तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत इन्होंने वो सजीव रखे हैं जिनमें ऊतक नहीं पाए जाते। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि प्लांटी और एनिमेलिया के अंतर्गत कैरोलस लिनियस ने जो जीव रखे थे, तो उन जीवों में जिसमें भी ऊतक नहीं पाए जाते उनको निकाल कर उनको किस ग्रुप में रख दिया? इन्होंने प्रोटिस्टा के अंतर्गत रख दिया। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन से सजीव रखे गए? जिनमें ऊतक नहीं पाए जाते, जो कि कॉमन रूप से कौन थे? यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोष की है, और वो कौन थे? प्रोकैरियोट्स। कुछ प्रोकैरियोट्स भी थे तो कुछ इसमें कौन भी थे? यूकैरियोट्स भी थे। क्लियर बेटा? चलिए, तो इसमें एक कोष की है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सजीव रखे। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए, कौन कौन से वो एग्जांपल हैं जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक तो रखे गए आपके प्रोटोजोआ, एक रखे गए कौन से संघ के मेंबर? पोरीफेरा। इसके अलावा इसी में रखे गए आपकी एल्गी, और इसी में रखी गई आपकी फंजाई। और इन चारों में क्या नहीं पाए जाते? इनमें ऊतक नहीं पाए जाते। अगर आप भूल गए हो तो फिर से याद करा दूं आपको, मैंने प्लांट्स के बारे में, एनिमेलिया के बारे में बहुत कुछ पहले चैप्टर में और इस सेकंड चैप्टर में बताया। प्लांट जो कि बांटा जाता है 5 भागों में, तो प्लांटी में बताता था ना मैंने आपको बार बार कि इसके अंतर्गत 5 भाग आते हैं। थैलोफाइटा, दूसरा आता है ब्रायोफाइटा, ये बार बार मैंने बहुत बार नाम लिखे। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा, फिर उसके बाद लिखता था मैं जिम्नोस्पर्म, और फिर लिखता था मैं एंजियोस्पर्म। ये पहले चैप्टर में भी और सेकंड चैप्टर में बताता हुआ आ रहा हूं। तो थैलोफाइटा, जिनको कॉमन नाम क्या बोला जाता है? शैवाल, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इनको एल्गी। तो इनमें कोशिकाएं तो है लेकिन इन्होंने ऊतक बनाना शुरू नहीं किया, तो इनमें ऊतक नहीं पाए जाते। इस कारण इन्होंने, हैकल ने क्या किया? थैलोफाइटा वाला जो ग्रुप है, ये देख लो जरा, थैलोफाइटा वाला जो ग्रुप है वो किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में। तो इसका मतलब है इनके अकॉर्डिंग जो प्लांटी शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है? ब्रायोफाइटा से शुरू होता है। क्लियर? तो कल को ये पूछा जाए हैकल के अनुसार प्लांटी के अंतर्गत सबसे पहला कौन सा पादप आएगा, कौन सा समूह आएगा? तो कौन सा आएगा? ब्रायोफाइटा आएगा। क्लियर? ऐसे ही बात करते एनिमेलिया, तो पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, बाकी तो 4th नंबर के चैप्टर में तो आएगा ही आएगा, जंतु जगत, जिसमें आप पढ़ोगे कि जंतुओं को संघ में बांटा गया। ये पहले चैप्टर में मैं करवा चुका हूं आपको। तो एनिमेलिया के अंतर्गत आपने ये शब्द में देखो, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, वैसे मैं करवा चुका हूं। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ये सब लिखे हैं मैंने पहले चैप्टर में। ये सारे संघ के नाम हैं और इनके अंतर्गत अलग अलग जंतु रखे गए। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस। फिर नेक्स्ट अगला है एसके हेल्मिन्थीस। नेक्स्ट अगला एनेलिडा। उसके बाद नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट अगला मोलस्का। नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट हेमीकॉर्डेटा, और लास्ट था कॉर्डेटा। ये सारे संघ के नाम मैं पहले चैप्टर में भी आपको लिख चुका हूं, बाकी तो 4th नंबर के चैप्टर में तो आएगा ही। तो देखिए इसमें भी इन्होंने क्या किया कि पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा, तो देखो एक तो पोरीफेरा ये हो ही गया, इससे पहले एक ग्रुप और था जिसका नाम था प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ होते हैं एक कोष के, और पोरीफेरा जो होते हैं वो होते हैं आपके बहुकोष के। तो बहुकोष के हैं, तो जैसे मैंने यहां लिख रखा है ना यूनिसेलुलर, तो इसका मतलब है इन्होंने इसके अंदर कौन से भी सजीव रखे हैं? मल्टी सेलुलर, जो कि कैसे हैं? बहुकोष की है। तो प्रोटिस्टा के अंदर एक कोष की भी रख दिए और इन्होंने कौन से भी रख दिए? बहुकोष के, क्योंकि पोरीफेरा के जो सदस्य हैं वो कैसे हैं? बहुकोष के। साथ ही साथ इन्होंने इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक भी जीव रख दिए। तो अब ये पोरीफेरा और प्रोटोजोआ वाले ग्रुप को इन्होंने, हैकल ने यहां से निकालकर, एनिमिलिया से निकालकर, ये देखो जरा कहां रख दिए? प्रोटोजोआ और पोरीफेरा को यहां रख दिया, क्योंकि इनमें कोशिकाएं तो हैं
ये तो एक कोष के होते हैं, ये बहुकोष के होते हैं, लेकिन ये पोरिफेरा के सदस्य बहुकोष के तो है, लेकिन इनमें भी ऊतक का निर्माण नहीं हुआ है। तो हैकल के अनुसार प्रोटोजोआ पोरिफेरा को यहां से हटा दे तो एनिमेलिया ग्रुप इनके अनुसार कहां से शुरू होता है? सीलेंट्रेटा से। तो हैकल के अनुसार एनिमेलिया में ऊतक का निर्माण हुआ है सीलेंट्रेटा से, प्लांटी में ऊतक का निर्माण हुआ है ब्रायोफाटा से। और ये केवल हैकल की बात नहीं है, नॉर्मली भी ऊतक का निर्माण कहां से शुरू हुआ है? ब्रायोफाटा से। और एनिमेलिया में जो ऊतक का निर्माण हुआ है वो कहां से शुरू हुआ है? सीलेंट्रेटा से। तो अब आपको ये तीसरा ग्रुप याद रखना है, क्योंकि ये दो ग्रुप के बारे में तो कैरोलस लीनियस भी बता चुके थे। तो तीसरा जो जगत बताया है प्रोटिस्टा, तो उन्होंने किसने बताया है? हैकल ने। नाम किसने दिया है? क्यूवियर ने। तो इसमें कौन से सजीव रखे गए? जिनमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं, जो चाहे एक कोष के ऊतक हैं या फिर बहुकोष की है, या वो प्रोकैरियोट हो सकते हैं या फिर वो यूकैरियोटिक जीव हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोटोजोआ पोरिफेरा ये जंतु होते हैं, एल्गी जो पादप होते हैं, और एक और है किसको रखा गया है इसमें? फंजाई यानी कवक को भी इन्होंने रखा है। तो हैकल ने दिया है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगला देखिए, तो आपके 8 वर्गीकरण हो चुके हैं बेटा। 8 वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए वर्गीकरण मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट फिर देखिए आप, नेक्स्ट अगला देखिए, अगले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कॉपलैंड। तो देखिए बेटा, इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया है, इन्होंने दिया है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आप 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके। नेक्स्ट अभी कुछ देर पहले आपने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ लिया। तो अब है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 तो आप पढ़ ही चुके हो, कौन कौन से जरा देखना। अभी पढ़ा था आपने प्रोटिस्टा के बारे में, नेक्स्ट आपने पढ़ा था अभी प्लांटी के बारे में। ये 3 किंगडम तो आप पढ़ ही चुके हो। नेक्स्ट पढ़ा था एनिमेलिया के बारे में। तो इन्होंने एक नया किंगडम बनाया। तो नए किंगडम का नाम क्या है? तो इन्होंने नए किंगडम का नाम दिया माइकोटा। क्लियर? तो कॉपलैंड ने एक नया किंगडम बनाया, तो उसका नाम क्या है? माइकोटा। क्लियर? लेकिन इसी माइकोटा को 2 वैज्ञानिक, ध्यान सुनना, 2 वैज्ञानिक, एक का नाम डॉर्टी, एक का नाम एलन, ये 2 वैज्ञानिकों ने इसी माइकोटा का नाम बदलकर क्या रख दिया? मोनेरा। तो इसलिए मोनेरा और माइकोटा का मतलब दोनों का एक ही है। अब जरा सीखिए कि इन्होंने माइकोटा के अंदर कौन रखे, प्रोटिस्टा के अंदर कौन रखे, प्लांटी और एनिमेलिया के अंतर्गत कौन रखे। थोड़ा बहुत ही अंतर किया है, जो आपने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था हूबहू वैसा ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। देखिए, इन्होंने माइकोटा या मोनेरा के अंतर्गत रखे हैं यूनिसेलुलर यानी कि एक कोष की है, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक जीव रखे हैं, प्रोकैरियोट्स। क्लियर? और एग्जाम्पल के लिए इसमें हम बता रहे हैं आपको बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल, ऐसे सजीव इन्होंने रखे। बस इन्होंने किया क्या था कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हैकल ने दिया था, तो हैकल ने प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूनिसेलुलर एवं मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट रखे थे। बस इन्होंने क्या किया, उसके अंदर से यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट जो है वो निकाल लिए और निकालकर किस में रख दिया? माइकोटा में रख दिया। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स जो एग्जांपल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। और अब इन्होंने प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या किया, इसके अंतर्गत इन्होंने यूकैरियोट्स एवं मल्टीसेलुलर नहीं, कौन से? यूनिसेलुलर यानी कि एक कोष की है, और यूकैरियोटिक जो जीव है वो किसके अंदर रख दिए इन्होंने? प्रोटिस्टा के अंदर। तो देखिए जरा इन्होंने कौन कौन से दिए हैं इसमें। तो इन्होंने इसके अंदर एक तो रख दी है एल्गी, यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट कौन सी एल्गी रखी है? मल्टीसेलुलर नहीं रखी है, कौन सी रखी है? यूनिसेलुलर। तो अगर बच गई मल्टीसेलुलर तो वो अब किस में रख दी इन्होंने? प्लांटी में। अभी करेंगे, देख रहे हैं जरा। नेक्स्ट इसके अलावा इसके अंतर्गत इन्होंने कौन सी रखे? फंजाई। नेक्स्ट इसके अलावा इन्होंने और कौन सी रखी है? अब अगर यहां बात करेंगे फंजाई की, तो लिख तो यहां क्या रहा है? यूनिसेलुलर, लेकिन फंजाई कैसी भी होती है? मल्टी सेलुलर भी होती है, लेकिन इन्होंने कौन सी रखी है? इसमें रखी है यूनिसेलुलर। फिर उसके बाद बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल के लिए इन्होंने रखा है इसमें प्रोटोजोआ। अभी कुछ देर पहले ही आपने प्रोटिस्टा में देखा था कि वहां पर एक तो एल्गी यानी कि थैलोफाइटा पूरा रखा है। अब एल्गी में 3 तरह की आती हैं, एक आती है ग्रीन एल्गी, एक आती है ब्राउन एल्गी और एक आती है रेड एल्गी। तो कॉमन जो एल्गी है वो तो कहां रख दी? यहां। लेकिन कुछ एल्गी जो है वो किस में भी रखी गई हैं? प्लांटी में। तो इन्होंने क्या किया, कुछ तो एल्गी, नेक्स्ट इसके अलावा
बाकी के तो वो है ही जिनके नाम मैं लिखता हूं, ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, नेक्स्ट उसके बाद आपका एंजियोस्पर्म। तो थोड़ा सा अंतर तो किया है, क्योंकि आपने हैकल में देखा था वो कहां से स्टार्ट कर रहे थे, ब्रायोफाइटा से, लेकिन प्लांट टीम में कॉपलैंड कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी एल्गी होती हैं जो यूनिसेलुलर नहीं मल्टी सेलुलर होती हैं। वैसे ही एनिमेलियम देखो, हैकल की अगर बात करें तो हैकल ने एनिमेलिया को शुरू कहां से किया था, उन्होंने किया था सिलेंट्रेटा से, लेकिन इन्होंने जो शुरू किया है वो कहां से शुरू किया है, पोरीफेरा से लेकर कहां तक, कॉर्डेटा था। क्यों? क्योंकि पोरीफेरा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय, और बहुकोशिकियों को उन्होंने प्रोटिस्टा के अंतर्गत नहीं रखा है। तो तुमसे अब ये पूछा जाए तो इन्होंने प्लांट के अंदर कौन रखे हैं, इन्होंने रखे हैं यूकैरियोट एंड मल्टी सेलुलर प्लांट, मल्टी सेलुलर। और यहां कौन से रखे हैं, यहां रखे हैं यूकैरियोट एंड मल्टी सेलुलर एनिमल्स। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आगे ही और भी करेंगे हम, अभी फिर दोबारा एक बार और समझा देता हूं। कॉपलैंड ने क्या किया, इन्होंने 4 जगत परिकल्पना दी है। 4 जगत में कौन से बताएं, माइकोटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और कौन सा बताया, एनिमेलिया। माइकोटा को ही 2 वैज्ञानिक डॉर्टी और एलन ने मोनेरा नाम दिया। फिर कॉपलैंड ने माइकोटा के अंदर कौन रखे हैं, जो एक कोष के होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट दूसरा इन्होंने ग्रुप कौन सा बनाया, प्रोटिस्टा। इसके अंतर्गत इन्होंने कौन रखे हैं, जो कि एक कोष की और कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। एग्जांपल के लिए कुछ तो एल्गी रखी हैं, फंजाई रखी हैं, और क्या रख दिए, प्रोटोजोआ, जो कि क्या होते हैं, जंतु, ये पादप होते हैं। नेक्स्ट अगला ग्रुप बनाया जगत प्लांटी, ये तो हम पहले से कर रहे हैं। प्लांटी के अंतर्गत वैसे तो देखा जाए हैकल ने तो शुरू किया था ब्रायोफाइटा से, लेकिन कॉपलैंड ने शुरू कहां से किया है, क्योंकि कुछ एल्गी कैसी भी होती हैं, बहुकोशिकीय भी होती हैं। तो एल्गी से लेके एंड एंजियोस्पर्म तक, तो इस प्लांटी ग्रुप में कौन रखे गए हैं, यूकैरियोटिक एवं मल्टी सेलुलर प्लांट्स रखे गए। उसी तरीके से नेक्स्ट जो आपका चौथा जगत है, चौथे जगत में एनिमेलिया के अंतर्गत इन्होंने यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर एनिमल्स रखे हैं, जो कि संघ कहां से शुरू किया है, इन्होंने पोरीफेरा से और कॉर्डेटा से। जबकि हैकल की अगर बात करें तो हैकल ने सिलेंट्रेटा से लेकर कॉर्डेटा तक, और इन्होंने पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक वर्गीकृत किया है। तो इस तरीके से आपका ये भी हो गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज की क्लास में हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े। आज की क्लास में 3 क्लासिफिकेशन कौन कौन से, एक पढ़ा ओसवाल्ड टिप्पो का, एक पढ़ा हैकल का, और एक पढ़ लिया आपने कॉपलैंड का। हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। नेक्स्ट अब वो क्लासिफिकेशन करने वाले जो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी की बुक में है 11th के 2nd नंबर के चैप्टर में, जिसका नाम होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत परिकल्पना, जो कि दी है एक वैज्ञानिक जिसका नाम है R.H. विटेकर, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम यही टॉपिक करेंगे। आपके लिए एक सूचना भी है बेटा, आपको पता होगा कि हम हर सप्ताह जो है कुछ ना कुछ एग्जाम्स ले ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल हमारे पहले नंबर के चैप्टर की 2 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं। कुछ बच्चों ने वो टेस्ट सीरीज दी है, कोई बच्चों ने वो टेस्ट सीरीज नहीं दी है। तो प्लीज सभी बच्चे टेस्ट सीरीज दिया करें, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो केवल 11th के कोर्स के बेस के नहीं है, वो हमारे नीट के बेस के हैं। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 11th के हो, चाहे वो 12th के, या फिर कोई वो जो नीट की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज जब हमारी टेस्ट सीरीज हो तो आप उन टेस्ट को दिया करो जो कि लाइव होते हैं, जिसकी सूचना मैं पहले से ही आपको दे दिया करता हूं। तो कभी जब 2nd नंबर का चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा तो इसकी भी टेस्ट सीरीज हम करेंगे। क्लियर बेटा? और साथ ही साथ आपके लिए ये भी बात करनी थी कि आप सब बच्चे वीडियो देखते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कैसी लग रही है, मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, तो आप उसके लिए कोई कमेंट्स भी नहीं करते हो कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, कहीं मैं उस टॉपिक को दोबारा समझा दूं। तो बताया करो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या टॉपिक समझ में आया तो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। लाइक किए करो, कमेंट भी किया करो। साथ ही साथ जितना हो सके बेटा मेरे इस चैनल को और इन वीडियोज को प्लीज शेयर करो, और साथ ही साथ हो सके तो आप भी जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।